কাশ্মীর ফাইলস ইতিমধ্যেই গোটা দেশে একটা আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কি বলবে এই কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে? मैंने कश्मीर फाइल्स देखी। मैं ये कहूँगी कि मैं जब एक मुस्लिम होने के नाते भी जब मैंने वो कश्मीर फाइल्स देखा तो मेरे हाथ काँप रहे थे और अभी भी काँपने लगे हैं। बोलने बोलने पर भी अभी भी शिवर करने लगा है मुझे। ऐसा लगा कि हमारे 30 पारे में कुरान मजीद में ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि आप किसी को इतनी तकलीफ़ दें। हमारा कुरान, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी किसी को तकलीफ़ देने की बात पूरे 30 पारे में नहीं कही है। कुरान अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ने, बाबाई ने पढ़ा होता तो शायद हम लोग आज सर उठा करके जी रहे होते और हमें माइनॉरिटी होने की दुहाई ना देनी पड़ती। कुरान अगर हर एक मुस्लिम उलमा और आलिम ने बहुत अच्छे से अपने मुस्लिम कम्युनिटी को बताया होता तो शायद आज मुसलमान एडुकेशन में इतना पीछे ना होता। कुरान को अगर सही से समझा गया होता तो शायद आज हर वक्त ये नहीं कहा जाता कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। बहुत बुरा लगा मुझे जिस तरह से मैंने देखा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतने बुरा सलूक किया गया है, कश्मीरी पंडितों के जो फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जिन्होंने हम जैसे युवा मुसलमानों की भी आंखें खोली। और हम, क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे या जन्म भी नहीं हुए होंगे, मैं भी 1990 तब तो मैं मेरे ख्याल से 5 साल की थी। 1990 की अगर बात है तो मैं 5 साल की थी। तो आज मुझे पता चला कि एक्चुअली में कंगना रनावत हो या विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इतना अच्छा फिल्म बनाया, या अनुपम खेर जी हैं, आखिर उनके दिल में इतना फायर क्यों जमा है? आखिर वो ऐसे क्यों बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं? आज फील हुआ और बहुत रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ गया है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे वक्त का सामना किया, इतना बुरा वक्त देखा। और मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं वो इस मूवी को देखने के बाद कुछ ना कुछ इल्म हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि हमारे कुरान ने ह्यूमैनिटी के बारे में बात की है, हमारे कुरान ने सब्र के बारे में बात की है। हमारे कुरान ने कभी नहीं कहा है कि जिहाद का मतलब होता है किसी को तकलीफ देना या किसी को मारना या किसी को मुश्किल सिचुएशन में इन्वॉल्व करना। हमारे कुरान में ये जिहाद का मतलब नहीं होता है। तो इस जिहाद के मतलब को तोड़ मरोड़ करके जो कुरान के मानने वाले सो कॉल्ड मुसलमान जो ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी दिल में मरवत आई हो, कहीं ना कहीं ये मूवी देख करके उनके भी अंदर एक ह्यूमैनिटी जागी हो। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी वो सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स को जिन्होंने हमारी आंखें खोली, हम मुसलमान युवाओं की आंखें खोली हैं कि उन्होंने क्या बर्दाश्त किया है। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेरी उम्र है और जितना भी मैंने बॉलीवुड की मूवीज देखी है उसमें सबसे ऊपर और सबसे ऑसम और फैंटास्टिक मूवी मैंने कश्मीर फाइल्स देखी। নাজিয়া, যেসব রাজ্য বিজেপি শাসিত সেই সব রাজ্যে ইতিমধ্যেই কিন্তু কাশ্মীর ফাইলস একদম ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, করমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কি বলবে? बहुत अच्छा हुआ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कश्मीर फाइल्स को अलग अलग एक अवेयरनेस कैंप की तरह आप प्रोजेक्टर पर दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, बड़ों को दिखाएं, बूढ़ों को दिखाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाएं जहाँ पर ये बताया जाए कि मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिहाद के नाम पर किसी का भी कत्ल कर दें, किसी की आबरू लूट लें, किसी के साथ बुरा कर दें। जिहाद का मतलब होता है अपनी गलत चीज़ों से आपको जिहाद करना है, अपनी गलत आदतों को आपको रोकना है। किसी आपके दोस्त या आपके एक्वेंटेंस या आपके रिलेटिव्स अगर किसी गलत आदत में है तो उसको आपको रोकना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मूवी बनी है इस मूवी से कहीं ना कहीं मुसलमान युवाओं की आंख ज़रूर खुली होगी। নাজিয়া, সামনেই উপনির্বাচন, কি বলবে, কি ফলাফল হতে পারে? देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने 2017 में बिहार के एक स्टूडेंट के लिए सीबीआई डिमांड किया था
और कहा था कि जितने भी केसेस हैं वो वीडियोग्राफी के जरिए सामने में इनह्यूमैनिटी के बारे में दिखाया जाए, और जितने भी मर्डर केसेस हो या मॉलेस्टेशन केसेस हो या रेप केसेस हो, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का कहना है कि इस तरह के केसेस को एकदम वायरल करके बताया जाए और एकदम वीडियोग्राफी करके सामने सामने उनसे सवाल जवाब किया जाए कि इनह्यूमैनिटी क्या होती है। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती ममता बनर्जी जी से कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा कुछ डिमांड अनीश खान के मर्डर के लिए करेंगे? सीबीआई डिमांड करेंगे? जिस श्रीमती ममता बनर्जी के पुलिस ऑफिसर ने गोली मारी थी और आज मर्डर के केस में अरेस्टेड है 2 ऑफिसर और कई ऑफिसर भागे हुए हैं वेकेशन के नाम पर, क्या शत्रुघ्न सिन्हा अनीश खान के लिए अभी से आवाज उठाएंगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा कामदुनी के 3 बार रेप के केस को और उसकी बॉडी को जलाने के केस को फिर से उठाएंगे और वीडियोग्राफी के सामने में सारी चीजें, सारे पक्ष और सारे एक्यूज को वो सामने लेकर आएंगे? क्योंकि तब भी हेल्थ मिनिस्ट्री श्रीमती ममता बनर्जी के हाथ में था और अनीश खान की हत्या के वक्त भी श्रीमती ममता बनर्जी के हाथ में ही हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो ऐसे कई केसेस हैं जो मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को मेल करके दे सकती हूं कि क्या 2017 में जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के जब वर्कर हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे और आप इतने न्यूट्रल होकर के आप बिना पक्षपात के आप जनता के हित में बोलते थे, क्या आप यहां पर पश्चिम बंगाल में आने के बाद भी आप जनता के हित की बात करेंगे और आप इतना ही बेसाख्ता और ट्रांसपेरेंट सीबीआई इंक्वायरी हर उन मुद्दों पर मांगेंगे और वीडियोग्राफी के जरिए जनता के सामने उन सब का ट्रायल आप मांगेंगे, ये डिमांड करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर चोर चोर मुसेरा भाई हो जाते हैं तब तो फिर जनता ना चुने तो बेहतर है। নাজিয়া, সম্প্রতি আমরা দেখলাম 2 জন কাউন্সিলর এবং দুজনেই কিন্তু জয়ী কাউন্সিলর, একজন কংগ্রেসের এবং একজন তৃণমূল কংগ্রেসের মানে শাসক দলের কাউন্সিলর, তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবে? देखिए, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ आपको कि पश्चिम बंगाल एक आर्ट, कल्चर, संस्कृति, पीस का माहौल हुआ करता था। जिस दिन से श्रीमती ममता बनर्जी ने चेयर और देखभाल संभाला, पूरा का पूरा गोबर घोटाला हो गया। देखिए, उनका प्रेजेंस इतना कर्स वाला है कि उन्होंने अखिलेश के सर पे हाथ रखा, वो बेचारा बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा खेला हो बे, बेचारा अखिलेश के साथ ही खेला हो गया। ये क्या खेला खेल रही है? इंसान के सेंटिमेंट के साथ खेला खेल रही है, इंसान के इमोशन के साथ खेला खेल रही है, इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस के साथ खेला खेल रही है, इंसान के फंडामेंटल राइट के साथ खेला खेल रही हैं, अपनी जनता की मोहब्बत के साथ खेला खेल रही हैं, अपनी जनता के राम बोलने पर उनको जेल भेज करके उनके सेंटिमेंट, रिचुअल सेंटिमेंट के साथ खेला खेल रही हैं। अनीश खान के फादर क्योंकि मुस्लिम फॉलोअर है, उसके बेटे को, जवान बेटे को उनकी पुलिस ने हत्या कर दिया, उसके इमोशन के साथ खेला खेल रही हैं। देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार में ना उनके खुद के नेता सेफ हैं और ना आम जनता सेफ है। श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार में अगर कोई भी सेफ अगर हो सकता है तो जो डकैत होगा, जो चोर चुट्टा होगा, जो दल्ला पुलिस जैसा होगा, जो गोरू प्रचार करने वाला होगा, जो कोयला चोरी करने वाला होगा, ऐसे लोग ही सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा साधारण इंसान, एक अच्छा इंसान, एक लिटरेट इंसान, एक एडुकेटेड इंसान यहाँ सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। महिलाएं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये আনিশের ঘটনাতেই বলবো, আনিশের ঘটনায় 15 দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। 15 দিন অতিক্রান্ত, হাইকোর্ট বলেছে যে 1 মাসের মধ্যে সমস্ত যা যা আছে তদন্ত সেটা শেষ করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, পীরজাদা কাসিম সিদ্দিকীজি ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন, বলেছেন আনিশের বাবাকে চিন্তা করতে বারণ করবেন, তদন্ত একদম সঠিকভাবে হবে এবং যারা দোষী তারা সাজা পাবে। কি বলবে? देखिए, हमारे कुरान के हिसाब से कोई धर्मगुरु होता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई भी सिद्दीकी हो, वो अनीस सिद्दीकी हो या ताहा सिद्दीकी हो, हमारे कुरान के 30 पारा में कोई धर्मगुरु होता नहीं है। फिर भी अगर वो ममता से क्लोज हैं या ताहा सिद्दीकी ममता से क्लोज हैं तो उनका ये व्यक्तिगत मामला है। कासिम सिद्दीकी वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे कुरान के हिसाब से, कुरान के मायने के हिसाब से, हमारे 30 पारा के हिसाब से हमारे धर्म में कोई धर्म गुरु नहीं होता है। ठीक है, हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, इसके अलावा किसी के सामने भी नहीं झुकता है। द सेकेंड थिंग इज के
कानून कानून के तरीके से चलता है, वहां पर किसी धर्म गुरु की जरूरत नहीं होती है। द थर्ड थिंग इज कि जिसकी औलाद मारी जाती है, जिसकी औलाद की हत्या होती है, जिस बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटा बेटी का खून होता है और डेड बॉडी पड़ा होता है, उसका डेफिनेशन या उसके इमोशन का हिसाब किताब कोई भी दूसरा नहीं लगा सकता है। एक तो सबसे बड़ा गुनाह हुआ मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से, हदीस के हिसाब से, कि एक दफनाए हुए बॉडी को फिर से निकाला गया ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए। अच्छा, पहले जब ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई तो भी वही श्रीमती ममता बनर्जी के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, उसके बाद जब ऑटोप्सी हुई तो भी उनके ही हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे। तो इसका मतलब है कि उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने पहले ऑटोप्सी ठीक नहीं किया। तो क्या उन्होंने उसको रिजाइन करवाया? क्या उन्होंने उन सारे ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी किया था वो सारे डॉक्टर्स को उन्होंने सस्पेंड किया? दूसरी बार में अपने जवान बेटे की एक तो पिता ने मौत देखी, अपने जवान बेटे को कंधा दे करके उन्होंने दफनाया और फिर उस जवान बेटे के दफनाए हुए शरीर को उन्होंने दोबारा बाहर निकलते हुए देखा। और आज भी जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाइड। कोई ये कह दे कि तुम धीरज रखो, तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिलेगा, ऐसे इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अनीस के फादर के पास जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से बैठे बैठे कहीं पर भी आप बैठे, वहां से बैठे बैठे भी आप उसके इंसाफ में उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने 3 चिट्ठियां सीबीआई डायरेक्टर को भेजी है कि आपके इंटरवीन की जरूरत है इसमें। तो मैंने किया। मैंने तो ये बोला नहीं कि मुझे करना चाहिए या किसी ने मुझे बोला नहीं कि मुझे करना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी धर्मगुरु या मुझे श्रीमती ममता बनर्जी के पोस्टमार्टम जो डिपार्टमेंट है या एसआईटी डिपार्टमेंट है उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाकी सारे रेप, मर्डर और बाकी सारे किस्से कहानियों में कोई जजमेंट और जस्टिस नहीं मिला है, उसी तरीके से अनीस के मर्डर को भी इन लोग धापा चापा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बेटर होगा कि अनीस के फादर सिर्फ और सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर से जाकर के मिले, सीबीआई डायरेक्टर के साथ जाकर के बैठे और अपने केस के बारे में पूरी आलोचना करें, उनको बताएं कि किस तरह से उनको मदद मिल सकती है सीबीआई के थ्रू। अगर आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूं कि अगर मेरे लीगल सॉलिसिटर फर्म की उनको जरूरत है तो मैं उनके बगल में खड़े होने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से जो श्रीमती ममता बनर्जी कर रही हैं वो फिर से एक और मासूम के जस्टिस को वो उससे दूर कर रही हैं। নাজিয়া প্যানেলে নাম নেই তাও চাকরি পেয়ে গেছে এবং এসএসসি এখন হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে এসে পড়লো, কি বলবে? देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार में नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म है। अब लोग कहेंगे कि आप नेपोटिज्म के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन मैं तो करूंगी। नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म है। हस्बैंड मरेगा बीवी को सेट मिल जाएगा, बाप मरेगा बेटी को सेट मिल जाएगा, चाचा मरेगा भतीजे को सेट मिल जाएगा, कोई भी परिवार का कोई एमएलए या मंत्री मरेगा उसके घर पे जो आदमी होगा उसको सेट मिल जाएगा। अगर बाप मंत्री है, मेयर है, तो दामाद भी ऐसे चलेगा जैसे लग रहा है कि वो भी सेकंड मेयर है, मेयर 2.0 है। तो ये जो चीजें हैं, ये नेपोटिज्म का जो चक्कर श्रीमती ममता बनर्जी ने चलाया है और सिर्फ उन्होंने ही चलाया है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो आपने अभी बताया कि बिना पैनल पे नाम हुए चाकरी हो गई, आप सही से खोज कीजिए, आप मीडिया वाले हैं, वो जरूर किसी ना किसी नेता मंत्री का कोई रिश्तेदार होगा, तभी उसको बिना पैनल में और बिना किसी चीजों के, बिना किसी जरूरत के उसको नौकरी मिल गई हो। और अगर सही से कोई कंसर्न डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे तो यहाँ पर 70% गवर्नमेंट नौकरी वाले ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी नेता मंत्री के चाटुकारिता दलाल है, या किसी ना किसी नेता मंत्री के वो रिश्तेदार है, या किसी ना किसी नेता मंत्री के का उनसे कोई ऐसा लिंक और रिलेशन है, इसलिए उनको बिना किसी चीज के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी पैनल के उनको नौकरी मिल जाती है। নাজিয়া, একটা বিষয়ে যাব। ইউক্রেন থেকে ফিরে এসছে যেসব ছাত্ররা, তাদের ছাত্রছাত্রী আর কি, তাদের সাথেও বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাদেরকেও সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন, তাদেরকেও স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনবে তিনি বলেছেন। এবং যারা ওখানে অর্ধেক, মানে ধরো কেউ সেকেন্ড ইয়ার পড়ছিল, কেউ ফোর্থ ইয়ার পড়ছিল, তারা যা যা সমস্যা ওখানে পড়েছে এখানে তারা আবার সেখানে জয়েন করে নতুন এখান থেকে আবার সেই বছর থেকেই তারা শুরু করতে পারবে এবং যে প্রাইভেট কলেজগুলো আছে সেখানে তাদের ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবে, সব রকম আশ্বাস দিয়েছে, কি বলবে? देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी को कैमरा के सामने बहुत सुनहरे सुनहरे ख्वाब आते हैं। वो अपने आप को नेशनल नेता समझती हैं,
कैमरा सामने आते ही उनको ऐसा लगता है कि वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर का फेस है। कैमरा सामने आते ही उनको ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में वो एक नंबर 1 लीडर है। कैमरा सामने आते ही उनको ऐसा फील होता है कि उनका फरहाद हकीम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लेगा, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कैमरा के सामने उन्होंने बोल दिया ये बात। देखिए, यूक्रेन के वो स्टूडेंट जो आज 3 साल 4 साल 5 साल से बाहर थे, उनको तो यहाँ के माहौल के बारे में पता नहीं है। उनको तो पता नहीं है कि यहाँ पर क्या जिहादी एक्ट चलता है, यहाँ पर श्रीमती ममता बनर्जी की पुलिस क्या टेररिस्ट एक्ट करती है, यहाँ श्रीमती ममता बनर्जी के जो कैडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कितने बड़े तोलाबाज हैं, वो कितने बड़े डकैत हैं। यहाँ जो माहौल है, इससे तो उनका जो यूक्रेन के स्टूडेंट आए हैं उनका तो वाबस्तगी और आमना सामना है नहीं। मैं आपको ही कहूँगी कि आपका ही चैनल आकर के मुझे कहेगा कि 2 महीना गुजर गया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनको बिठा करके श्रीमती ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया है, ऐसे प्रॉमिस तो करोड़ों की भीड़ में श्रीमती ममता बनर्जी ने हमारे पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट्स के साथ भी किया था। उन्होंने 2011 में कहा था कि 1 लाख से ऊपर मदरसों को वो एड देंगी। मदरसे के बच्चे आज भी आलू और मूढ़ी खाते हैं, गवर्नमेंट एड मिला नहीं। वो उन्होंने कहा था कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान कहेंगी। दिल्ली में जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के बगल में बैठकर कहा था, पर आज तक कोई एक डेस्क आज तक बना नहीं। आप उर्दू में लेटर भेजिए। मुझे अरबिक और उर्दू दोनों आता है, लिखना पढ़ना बोलना दोनों, तीनों मैं भेजकर देखती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, कोई लेटर का रिप्लाई नहीं आएगा। तो देखिए, ये जितने भी फेक प्रोमिसेस हैं, इसमें सबसे फ्रंट में पीटी उषा का दौड़ अगर दौड़ रही है तो वो है श्रीमती ममता बनर्जी। फेक प्रॉमिस और फेक एक्सपेक्टेशन वो देना वो बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए, यूक्रेन के जो बच्चे आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं, उनको सहानुभूति की अभी ज़रूरत है। उनको उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से आए हैं जिससे उनको मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने में अभी 1-2 महीना लगेगा। इसी 1-2 महीने में दूध का पानी भी हो जाएगा कि ये जो हमारी मुख्यमंत्री ने फेक जो एक्सपेक्टेशंस दिए हैं वो सामने आ जाएगा। নাজিয়া, একদম শেষ প্রশ্নে যাব। আমাদের বইমেলা, কলকাতা বইমেলা বুক ফেয়ার হলো এবং সেখানে সবথেকে বেস্ট সেলার হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর যে বই, সেই বই। देखिए, हम लोग बहुत धनी हैं और पश्चिम बंगाल के लोग बहुत धनी हैं कि हमारे सीएम अपने पेंटिंग से स्टेट चलाती हैं। उनका गाना बप्पी लहरी मांगते थे, संध्या जी उनका गाना सुनने मांगती थी, संध्या जी। तो हमें वो 100 से ऊपर लैंग्वेजेस जानती हैं। तो हम बहुत धनी हैं कि हम ऐसे स्टेट में बच्चे से लेकर के आज बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में ख़त्म रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल से पैसा मांग लेती हैं। देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी एक ऐसे कैटेगरी में आती हैं कि वो मिट्टी को छुएं तो भी वो सोना बन जाए, उनको ऐसा फील होता है। लेकिन अल्लाह जाने के ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अखिलेश को छुआ, अखिलेश यादव को, और वो बर्बाद हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। तो ये जो फेक इन्फॉर्मेशन जो वो पहुंचाती हैं और उनके जो दल्ले और डकैत जो उन किताबों को खरीद करके बेस्ट पब्लिशर जो बता रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहूँगी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दीजिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, जो आईपीसी सीआरपीसी बना हुआ है, जिस संविधान को मान करके उन्होंने ओथ लिया था, जिस संविधान को मान करके उनके सारे मंत्रियों ने ओथ लिया था, जिस संविधान को मान करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फैसला सुनाते हैं, उस फैसले को तो वो कभी मानती नहीं है, उस फैसले को तो वो कभी एक्सेप्ट करती नहीं है, उस फैसले को वो हमेशा इंसल्ट करती हैं। तो वो कैसी लेखक है जो संविधान को नहीं मानती हैं, लेकिन उनकी बुक अच्छी पब्लिश हो गई है। अच्छी बात है। অসংখ্য ধন্যবাদ নাজিয়া, এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় দিলে।